मुझे अपनी माँ को देखना तक पसंद नहीं था। उससे बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करती थी, क्योंकि मैंने बचपन से ही सुना था और सब यही कहते थे कि मेरी माँ एक बदचलन कलंकनी है। मेरा नाम शालू है। मेरे पिता का देहांत पैदा होने से पहले ही हो गया था और मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरे मामा ने ही मुझे पाला पोस कर बड़ा किया था। आज मेरी शादी का दिन था। मैं दुल्हन के रूप में तैयार बैठी थी, तभी मेरे मामा मेरे पास आए और कहने लगे कि एक औरत से तुम्हें मिलाने आई है। जब मैंने मामा मुझे बताया कि यह तुम्हारी माँ है, तो मैंने उसे औरत से मिलने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मैं अपनी शादी के दिन उस बच्चलन औरत से नहीं मिलना चाहती थी। मेरे मामा ने मुझे शांत किया और फिर मामा मुझे मेरी माँ के बारे में ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। शालू बेटा, तैयार हो गई क्या? एक आधे घंटे बस बारात आने वाली है, किशन लाल जी ने अपनी बहन की बेटी शालू से कहा। मामा जी, बस चूड़ियाँ पहननी बाकी हैं। मामी जी सारे सामान के साथ रखना भूल गई थी, इसीलिए दूसरे कमरे में गई हैं लेने। शालू ने उत्तर दिया। बेटा, बुरा ना मानो तो एक बात कहनी थी तुमसे। किशन लाल जी ने कुछ बदलते आते हुए बोले। बोलिए मामा जी, ऐसी क्या बात है जो आप इतना संकोच कर रहे हैं? शालू ने पूछा। तो तुम्हें किसी से मिलवाना था, किशन लाल जी बोले। कौन वह? शालू ने बड़ी ही उत्साहित होकर पूछा। तुम ही देख लो। इतना कहकर किशन लाल जी ने किसी को कमरे में आने को कहा। अरे आप अंदर आ जाइए। तभी तो एक अधेड़ उम्र की औरत कमरे में प्रवेश किया। उस औरत को देखकर शालू ने आश्चर्य से पूछा, मामा जी, कौन है ये? है तुम्हारी माँ है बेटा, किशन लाल जी ने थोड़े धीरे स्वर से बोला। वह सुनकर शालू भड़क उठी और बोली, यहाँ क्या लेने आई है ये? यह मेरी माँ नहीं है। इससे पूछिए कि इन्होंने मेरी कभी माँ होने का फ़र्ज निभाया है। यह तो मुझे दूध दी बच्ची को अकेला छोड़कर चली गई थी। आपने और मामी जी ने ही मुझे पाला है। आप और मामी जी ही मेरे माँ बाप हैं। ऐसी औरत से मैं कभी माँ नहीं मान सकती जो अपनी अय्याशी के लिए अपनी छोटी सी बेटी को छोड़कर चली जाए। ऐसा मत कह बेटा, मेरी बात तो सुन। उस औरत ने कहा। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम यहाँ से इसी वक्त चली जाओ, शालू बोली। फिर उस औरत ने शालू से कहा कि सच कह रही है ये, यहाँ से जाना ही ठीक है। और वह उसी समय वहाँ से रोते हुए चली गई। यह देखकर किशन लाल जी चुप न रह सके और शालू को ऐसा न कहे। बेटा, इतना कठोर मत बन, आखिर वह तुम्हारी माँ है। एक बार उसकी बात तो सुन ले। किशन लाल जी ने मामा बोले। मामा जी, आप इसकी सारी सच्चाई जानते हुए भी ऐसी बात कर रहे हैं? शालू बोली। बेटा, इसके बारे में जो तुझे पता है वही तुझे मुझे भी पता था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही मुझे मथुरा के एक मंदिर में कुछ विद्वानों के साथ मिली। मैंने इसे पहचान लिया और कहा कि जीजी, मैं आपका किशन छोटा भाई, लेकिन इन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। फिर मैंने कहा कि जीजी, आपकी बेटी की शादी है, उसे आशीर्वाद देने नहीं आएंगी। तब जाकर उन्होंने मुझे कहा, किशन मुझे माफ़ कर दे, वह जैसी कलंकनी को तुझे भाई पुकारने का कोई हक नहीं है। मैं क्षमा के योग्य तो नहीं, लेकिन मैंने जो भी किया है वह मेरी मजबूरी थी। मैं ऐसा अकेली थी और तुम लोगों की ज़िंदगी में वापस नहीं आना चाहती थी। मुझसे दूर रहो। नहीं जीजी, आपको उसे आशीर्वाद देने आना ही होगा। मैंने कहा, एक किशन, मैं अपवित्र हो चुकी हूँ। समाज ने मुझे स्वीकार नहीं किया है। मैं कैसे उसे आशीर्वाद देने आ सकती हूँ? जी जी बोलो। सब ने मैंने कहा, जी मुझे मालूम है कि समाज में तुम्हें चरित्रहीन, कलमुही, कलंकनी और न जाने क्या क्या कहकर पुकारा, लेकिन मुझे पता है कि मेरी शीतल जीजी कभी भी ऐसा नहीं हो सकती। आज मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ सुनना है। तब मैं छोटा था तो तुम्हारे लिए कुछ न कर सका, लेकिन अब मैं तुम्हारा खोया हुआ सम्मान वापस दिलवा ना कर ही रहूँगा। तुम्हारे आज तक जितनी भी राखियाँ मेरी कलाई पर बांधी है, मुझे उन राखियों की सौगंध तब जाकर वह मुझे वृद्ध आश्रम लेकर गई, जहाँ वह रहती थी। एक छोटे से कमरा काम कर दिया करती थी और वहाँ 2 समय का खाना और रहना मिल जाता था।
वहाँ जाकर जब मैंने उनकी कहानी सुनी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। मामा जी, क्या वह सब झूठ है जो हम लोगों ने माँ के बारे में सुन रखा है? शालू ने पूछा। हाँ बेटा, वह सारी बातें पूरी तरह से सही नहीं है, किशन लाल जी बोले। तो क्या आप मुझे माँ के बारे में सारी सच्चाई बताएंगे? वह बोली। तू सच में सुनना चाहती है? किशन लाल जी बोले। हाँ मामा जी, मैं उसके बारे में सच सच जानना चाहती हूँ, शालू ने कहा। तो सुन अपनी माँ की सच्चाई। किशन लाल जी ने शीतल जीजी की कहानी शुरानी शुरू की। बात उन दिनों की है जब मैं 10 साल का था और शीतल जीजी अभी 16 साल में कदम रखा था। वह मेरे पिताजी के सगे ताऊ की बेटी थी। शीतल जीजी की माँ का जन्म देते ही भगवान को प्यारी हो गई थी। सब परिवार वालों के दबाव में आकर शीतल जीजी के पिताजी ने राधे श्याम ने दोबारा शादी कर ली, लेकिन सौतेली माँ सौतेली ही निकली। वह तरह तरह कि जुल्म सितम उठाती रही। शीतल जीजी भर यहाँ तक कि शीतल जीजी के 8वीं के बाद किसी वजह से उनकी पढ़ाई भी छुड़वा दी। शीतल जीजी पढ़ने में इतनी होशियार थी कि अगर उन्हें कोई आगे बढ़ने का मौका मिलता तो आगे चलकर वे ज़रूर डॉक्टर या इंजीनियर होती। सौतेली माँ किसी कारणवश माँ न बन सकी तो इसकी सारी भड़ास शीतल जीजी पर ही निकालती। कहती कि यह ही है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। शीतल जीजी की माँ हमेशा बिना सिर पैर की बातें करती रहती। ताऊजी और मेरे पिताजी के बीच घर का बंटवारा हो चुका था। दादा परदादाओं की हवेली थी, इसीलिए जगह की कोई कमी नहीं थी। हवेली में हिस्से दो होने के बावजूद भी दोनों परिवारों को बहुत बड़े बड़े हिस्से मिले थे। हवेली के पीछे बगीचा और गौशाला की जगह छोटी छोटी दो कुटियां बनी हुई थी। वहां लकड़ी और उपले रखे रह के लिए दोनों घरों के बड़े बड़े आंगन मिल गए, और साथ ही छत पे मेरी माँ और ताई जी के बीच बिल्कुल भी बोलचाल नहीं थी, क्योंकि कई काश अभाव बहुत ही खराब था। उनकी किसी से भी नहीं पड़ती थी। ताई जी जब शीतल जीजी के साथ गलत व्यवहार करती तो मेरी माँ से देखा नहीं जाता, इसीलिए वह ताई जी को कुछ कहती तो ताई जी उसमें कहती, तू छोटी है, मैं तेरी जेठानी हूँ, तो मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दे। यह बात माँ को अच्छी नहीं लगती। दादी के रहने पर ताई जी का व्यवहार उतना खराब न था शीतल जीजी के साथ, लेकिन दादी के जाने के बाद तो उन पर चंडी सवार हो गई। वह न तो छोटों को सहती और न बड़ों का सम्मान रखती। शीतल दीदी की पढ़ाई बंद हो जाने के बाद ताऊ जी अक्सर उनके पढ़ने के लिए घर पर ही किताबें ले आते। वह घर का काम करती और उसके बाद जितना भी समय मिलता वह पढ़ लिया करती। इस तरह वह रोज़ शाम का वक्त था, एक छत के किनारे बैठी हुई दीवार के सहारे देख आई थी। कुछ पढ़ रही थी, तभी उन्होंने देखा कि छत पर एक पतंग और मांझा सहित कटकर आ गई। उन्होंने उधर देखा और सोचा कि न जाने क्या पतंग कहाँ से उड़कर आई है। तभी उन्होंने छत से दीवार से नीचे झांक कर देखा तो एक बड़ा सा लड़का और एक छोटा लड़का बच्चा। छोटे बच्चे को वह पहचानती थी, लेकिन बड़े लड़के को उन्होंने पहली बार देखा था। छोटा बच्चा तो बगल वाली मंजरी भाभी का बेटा था, लेकिन उसके साथ एक बड़ा लड़का न जाने कौन था। तभी उस बड़े लड़के ने कहा, माफ़ कीजिए, आपकी छत पर हम लोगों की पतंग कटकर गिरी है, वापस कर दीजिए। शीतल जीजी ने पतंग उठाई और छत पे फेंक दी। उस बड़े लड़के ने कहा, धन्यवाद जी, और इतना कहकर वहाँ से चले गए। लेकिन उस दिन के बाद पतंग कटकर छत पर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। तभी एक दिन उस बड़े लड़के से शीतल ने कहा, आप कौन हैं और आपकी रोज़ रोज़ हम पतंग हमारी छत पर आकर क्यों गिरती है? मैं सब समझती हूँ, जो आप समझ रही हैं बिल्कुल वही है। वह बड़ा लड़का बोला, बड़े बदतमीज़ हैं आप। तो शीतल बोली, वैसे तो नहीं हूँ, लेकिन जब से आपको देखा है तो बदतमीज़ हो गया हूँ। उस लड़के ने कहा, चले जाइए यहाँ से, मेरे पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है। और इतना कहकर शीतल चली गई। अब वह लड़का घर की छत पर आकर किताबें पढ़ते हुए शीतल को निहारने पहुँच जाता। शीतल भी कभी कभी किताब के पीछे से झांक कर उसे देख लेती तो वह मुस्कुरा पड़ता और शीतल जल्दी से फिर किताब के पीछे अपना चेहरा छुपा लेती। इधर उस लड़की ने शीतल के चचेरे भाई किशन से भी दोस्ती कर ली थी। अब किशन ने शीतल से उस लड़के के
बारे में बात करना शुरू कर दिया। कल शीतल को पता चला कि वह लड़का मंजरी भाभी का भाई है और उस छोटे बच्चे उदय का मामा है। उसका नाम पवन है, जो कि वकालत पढ़ रहा है। उम्र में शीतल से कम 5 साल बड़ा होगा। पवन ने धीरे धीरे अपनी बातों और शरारती से शीतल का दिल जीतना शुरू कर दिया। शीतल शुरू शुरू में तो उसे भाव नहीं देती थी, लेकिन बाद में वह भी पवन के मुंह के हंसने लगी। करती भी क्या, वह इस दुनिया में खुद को अकेला महसूस करती थी। अब जाकर उसे एक ऐसा दोस्त मिला था जो कम से कम उसके चेहरे पर मुस्कान ले आता था। सालों से सौतेली माँ के ताने सुन सुनकर उसका मन सूख हो गया था, लेकिन पवन उसके जीवन में ओस की बूंद की तरह आया था और उसने शीतल के मन को भिगो दिया था। अब शीतल के कठोर स्वभाव में थोड़ी नरमी आ गई थी। दोनों छत पर जाते और अपने मन की बात पन्नों पे लिखकर एक दूसरे को पहुंचा देते। कभी कभी दोनों बगीचे में बनी कोठरी में भी मिल लेते थे। दोनों अब एक दूसरे के दिलो जान से चाहने लगे थे। शीतल अब हरगिज भी पवन से दूर होने का नहीं सोच सकती थी और पवन भी शीतल से ही विवाह करना चाहता था। वह उससे कहता, वकालत की पढ़ाई पूरी होते ही वह धूमधाम से उसके साथ विवाह करूँगा। अब दुनिया में कोई भी ताकत मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती। फिर वह कहता, पवन तो शीतल वह तभी अच्छी जोड़ी है ऊपर वाले ने बनाई है। पवन शीतल है तुम्हारे बिन और तुम बिन मैं अधूरी हूँ। और ऐसी बातें सुनकर शीतल शर्म से पवन के सीने से अपना मुंह छुपा लेती। दोनों का प्यार ऐसे ही परवान चढ़ रहा था, लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते। और एक दिन शीतल की माँ शाम बगीचे में कोठरी में उपले उठाने गई। कोठरी के अंदर से बंद नहीं थी, केवल अटके हुए थी। श्यामा ने जैसे ही कोठरी के किवाड़ खोले तो देखा पवन और शीतल की गोद में अपना सर रखकर लेटा हुआ था और शीतल उसके बालों को सहला सहला कर बातें कर रही थी। अब श्यामा को यह सब नज़ारा देखा तो गुस्से में उबल पड़ी। उसने पवन से पूछा, कौन हो जी, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मालूम होता है कि कोई खिचड़ी पक रही है यहाँ। पवन डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया। तभी उसे बचाने के लिए शीतल बोली, यह भाभी का भाई है। मैंने तुमसे पूछा तो फिर तुम क्यों सवाल का जवाब दे रही हो? तुम बेशरम की तरह यहाँ क्यों खड़े हो जाते हो? श्यामा गुस्से से बोली। श्यामा की बात सुन पवन वहाँ से चला गया और शीतल उसे जाते हुए देखती रही। उस कोठरी में एक कोने में लकड़ियों का ढेर पड़ा था और देर तक वह लकड़ी उठाई और शीतल को मारना शुरू कर दिया। शीतल ने अपना कोई बचाव नहीं किया और चुपचाप मार खाती रही। जब श्यामा शीतल को मारते मारते थक गई तो खुद ही अपने मारना बंद कर दिया। उसने शीतल को कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। दोपहर से शाम हो गई। शीतल भूखी प्यासी ऐसे ही उस कोठरी में पड़ी रही। इधर पवन ने परेशान होकर इस बारे में तो मुझसे कहा, और जीजी भूखी प्यासी कोठरी में बंद है, जरा अपनी माँ से कहकर उसकी मदद करो। किशन को यह पता चला तो उसने अपनी माँ से आकर बताया। किशन की माँ ने यह सब न देखा गया। उसने अपनी जेठानी श्यामा को उसे कोठरी से बाहर निकालने को कहा। श्यामा बोल आई, बड़ी आई सिफारिश करने वाली। पता है आज इसे उस लड़के के साथ रंगे हाथ पकड़ा है। आज जाने दो इसके बाप को। इसकी बहुत तरफदारी करता है। मैं उसे बताऊंगी कि तुम्हारी लड़की कैसी कैसी करतूतें करती है। शीतल की गलती देखकर किशन की माँ भी चुप हो गई। उस दिन के बाद श्यामा ने शीतल के घर में ही नज़रबंद कर दिया और आनन फानन में शीतल का ब्याह भी तय कर दिया। उधर पवन ने यह खबर सुनी तो तड़प उठा। एक दिन चिट्ठी लिखकर उसने किशन के हाथ भिजवाई कि वह शीतल से मिलना चाहता है। रात में बगीचे के पास मिलो। शीतल रात में बगीचे में उससे मिलने गई और पवन ने वे शीतल से गले लगा लिया और बोला, शीतल घबराओ मत, तुम ब्याह से मना कर दो। मैं कुछ दिन मेरा इंतज़ार कर ले। पढ़ाई पूरी होते ही मैं तुझे ब्याह कर ले जाऊंगा। मैं कुछ नहीं कर सकती पवन, अब कुछ भी मेरे बस में नहीं है। मेरा और तुम्हारा साथ बस इतना सा ही था। मैं अब माँ बाप को धोखा नहीं दे सकती हूँ।
और इतना कहकर शीतल खुद को पवन की बाहों से छुड़ाया और चली गई। पवन वहीं बगीचे में घुटनों के बल रोता रहा। कुछ दिनों में शीतल का ब्याह हो गया और उसकी विदाई में पवन ने बहुत आंसू बहाए। जब शीतल दोबारा ससुराल आई और अपने मायके लौटी, उसे पता चला कि उसकी शादी से 2 दिन बाद पवन ने अपने गांव जाकर नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली है। यह सुनकर शीतल बहुत रोई और मन ही मन उसने पवन से माफ़ी मांगी। और शीतल दोबारा ससुराल पहुंची। उसका ससुराल में अब मन लगने लगा था, क्योंकि उसके पति दयाल का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह काफ़ी खुशमिजाज और मिलनसार था। वह शीतल को बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन दयाल के माँ बाप नहीं थे। उसे अब उसकी बड़ी बहन चंदा ने ही अपने घर में आसरा दे रखा था, क्योंकि चांदनी संतान थी। इसीलिए वह दयाल को अपने बेटे जैसा और शीतल को बहू की तरह मानती थी। दयाल एक बस कंडक्टर था। आदमी इतनी ही हो जाती थी कि वह शीतल को खुश रख सकता था। इसी तरह 3 साल बीत गए, लेकिन शीतल की गोद में नहीं भरी। वह चंदा को यह लगने लगा कि कहीं शीतल भी उसकी तरह निसंतान रह जाए। लेकिन कुछ दिनों बाद भगवान ने शीतल की सुन ली। खबर मिली कि वह माँ बनने वाली है। इस बात को 3 महीने ही बीते थे कि एक दिन दयाल के बस का एक्सीडेंट हो गया। काफ़ी मुसाफिर हताहत हुए। काफ़ी मुसाफिरों की मौत हो गई और मरने वाले में लोगों में बस का कंडक्टर और ड्राइवर भी शामिल थे। इस खबर ने शीतल को बिल्कुल ही झंझोर कर रख दिया। शीतल पर तो मानो गमों का पहाड़ टूट पड़ा। दयाल की दया लेकर दहाड़ मार मार कर रो पड़ी। लेकिन रोने से क्या होता है? किसी के रोने से मरने वाला कहीं लौट कर आते हैं? क्या शीतल रोती रह गई? दयाल के अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब उसे लगने लगा कि शायद वह दुख झेलने के लिए ही पैदा हुई है। इसी तरह पति की मौत के दुख झेलते हुए शीतल ने कुछ महीनों बाद एक लड़की को जन्म दिया। उसका प्यार, उसके नाम शालू रखा गया। लेकिन अभी शीतल के दुखों का अंत नहीं हुआ था। यह सिलसिला थमा नहीं था। उसे पता था कि उसका नंदोई बिहारी अच्छे चरित्र का आदमी नहीं है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह उस पर भी खराब नियत रखता है। एक दिन दोपहर के समय शीतल घर में अकेली थी। वह शालू को सुलाकर दोपहर का खाना बनाने जा रही थी। चंदा बाजार गई हुई थी। इतने में बिहारी घर आया और उसने देखा कि चंदा घर पर नहीं है, तो इसी मौके की तलाश में था। उसने शीतल को अकेली पाकर घर का दरवाज़ा बंद किया और पीछे से जाकर उसे दबोच ली की कोशिश की। लेकिन शीतल ने अपने आप को बचा लिया और वह हट गई। लेकिन अपना बार खाली देख बिहारी गुस्से से लाल होकर बोला, आज जो चाहे हो जाए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तो चंदा भी घर पर नहीं है, तुझे भला कौन बचाएगा? यह सुनकर शीतल गिड़गिड़ाते हुए अपनी इज्जत की भीख मांगने लगी। लेकिन वह राक्षस कहाँ मानने वाला था। इतने में बच्चा जाग गया और जोर जोर से रोने लगा। तब पड़ोस में रहने वाली काकी ने अपने घर से आवाज़ दी, क्यों रे चंदा, बच्ची को क्यों रुला रही है? तभी शीतल बिहारी से बोली, आपने अगर कोई हरकत की तो मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर बुला लूँगी। अगर हिम्मत है तो चिल्ला कर बुला ले सबको। बिहारी बोला, मैं सच कह रही हूँ, कोई लिहाज नहीं करूँगी। शीतल फिर बोली। लेकिन तब भी बिहारी नहीं माना। मजबूर होकर शीतल ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर भीड़ इकट्ठी हो गई। तभी बिहारी दाव खेल गया। उसने सबसे कहा कि वह से गए गले पड़ी हुई है, क्या करे बेचारी, जवान खून है, जवानी संभलती नहीं। जवानी की जोश में यह भी नहीं देखा मैं इसके बाप के समान हूँ। कहने लगी। हल्ला मचाकर वह बहुत समझाया कि ऐसी हरकतें भली घर की लड़कियों को शोभा नहीं देती हैं। लेकिन यह कहाँ मानने वाली थी। बस मैंने मना किया तो हल्ला मचाकर आप सबको बुला लिया। कहीं की नहीं की और कहीं चुल्लू भर पानी में डूबकर अपने बदन की आग ठंडी हो जाएगी। यह सुनकर चुप न रह सकी और बोली, यह आदमी झूठ बोलता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसी समय चंदा भी आ गई और यह सब तमाशा देखकर वहीं कमर पर हाथ रखकर बैठ गई और फिर धीरे से बोली, आप सब चलिए, मैं सब संभाल लूँगी। ले देकर शीतल बोली, जी मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। दोषी तो शीतल भी नहीं थी।
फिर भी अग्नि परीक्षा तो उसी को देनी थी ना। मुझे पता है कि तूने कुछ नहीं किया, लेकिन तू यह क्यों बोल रही है कि यह समाज पुरुषों को बनाया हुआ है, जो वह चाहेंगे वही होगा। चंदा बोली। उस समय तो चंदा इतना बोलकर चुप रह गई, लेकिन रात में उसने शीतल से कहा कि मैं कब तक तुझको बचाती रहूँगी। तो ऐसा कर, बच्ची को अब मेरे पास छोड़कर शहर चली जा, मैं संभाल लूँगी। और रातों रात चांदनी शीतल को कुछ पैसे देकर शहर जाने के लिए बस में बिठा दिया। इधर भी हार ही का मौका न मिल गया और उसने शीतल को बदनाम करने के लिए कह दिया कि वह किसी के साथ भाग गई है। खानदान का नाम बदनाम कर दिया। और बिहारी ने शीतल के पिता से कहा कि इस बच्ची को ले जाइए, हम इसे नहीं रखेंगे। शीतल के पिताजी शालू को लेकर आ गए, लेकिन सौतेली माँ ने पालने से मना कर दिया। किशन की माँ नन्ही सी बच्ची को न छोड़ सकी, उसकी जिम्मेदारी उसने ले ली। उधर शहर में जब तक शीतल के पास पैसे थे तो वह जी रही थी, लेकिन पैसे ख़त्म होने के बाद वह मरने लगी। एक दिन इसी तरह भूखी प्यासी सड़क के किनारे जा रही थी, चक्कर खाकर वहीं गिर गई। सड़क किनारे एक छोटी सी जगह पर एक इंसान काम कर रहा था। उसने जब उसे बेहोश देखा तो उसके मुंह पर पानी छिड़का। वह होश में आई तो उसने उससे पूछा, तुम कौन हो बहन, तुम्हारे साथ कौन है? तब शीतल ने अपनी राम कहानी उस इंसान को सुना दी। वह बोला, बहन तुम यहीं रह सकती हो, मेरा हाथ बटा दिया करो और रूखी सूखी पकाओगी, तुम भी खाया करो और मुझे भी दे दिया करो। इस तरह शीतल उसके संग उसकी बहन बनकर रहने लगी। लेकिन एक दिन गांव के कोई शहर आया होगा तो उसने शीतल को उसके साथ देख लिया। उसने सारे गांव में कह दिया कि वह किसी के साथ मुंह काला करती फिरती है। बिहारी ने सही कहा था, वह उल्टा ही इस तरह बिहारी सही साबित हो गया। सीता बदचलन आवारा साबित हो गई और कुछ दिनों बाद वह इंसान भी तपेदिक के हो गया और वह मर गया। एक बार फिर शीतल अकेली हो गई, लेकिन इस बार वह अनाथालय में अनाथ बच्चों का सहारा बनकर उनकी सेवा करने लगी। वह इसके लिए सिर्फ 2 वक्त का खाना लेती थी, उसे रहने के लिए जगह मिल गई थी। लेकिन जब उसका शरीर कमज़ोर होने लगा तो वह मथुरा चली गई और वहाँ उसने वृद्ध आश्रम का सहारा लिया। फिर जब किशन की शादी हो गई तो दोनों पति पत्नी शालू के माँ बाप की तरह संभाल लिया। किशन की भी शीतल की पूरी सच्चाई पता नहीं थी, उसे तो बस यही मालूम था कि वह समाज ने उसे बताया था। उसने शालू को भी वही बताया, लेकिन जब शीतल किशन से मिली तब उसे सारी सच्चाई मालूम हुई। इसीलिए शालू बेटा माफ़ कर दे, उस अभागन को कितने कष्ट झेले हैं उसने, आज उसके सीने से लगकर उसको सभी कष्टों का निवारण कर दे। किशन लाल जी बोले। सुनकर सालू फूट फूट कर रोने लगी और किशन लाल जी बोली, मामा जी मुझे माँ के पास ले चलिए। किशन लाल जी शालू को शीतल के पास ले गए। शीतल हार पेड़ के पास बने चबूतरे पर बैठकर रो रही थी। शालू फौरन जाकर शीतल से लिपट कर बोली, मुझे माफ़ कर दो माँ। तब शीतल बोली, मैं बेकसूर हूँ बेटा, मैं जानती हूँ माँ। शालू बोली और दोनों माँ बेटी ऐसी ही लिपट कर रोते रहे। किशन लाल जी दोनों माँ बेटी को अंदर लेकर आए। शालू ने अपनी माँ के एक बहुत सुंदर सी साड़ी पहनने को दी और अपनी माँ को अच्छे से तैयार किया। किशन लाल जी ने शालू का कन्यादान शीतल के हाथों से कराया। शालू की शादी धूमधाम से हो गई, विदा होकर अपने घर चली गई। शादी संपन्न होने के बाद किशन लाल ने शीतल से कहा, जी ताऊ जी और ताई जी तो अब रहे नहीं, उनका घर जमीन सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इतना सब कुछ होते हुए भी तुमने ऐसी ज़िंदगी गुजारी है, बस अब और नहीं। अपना घर बार जमीन जायदाद आप खुद संभालो। मैंने बहुत संभाल लिया। शीतल की आंखें भर आई किशन लाल की बात सुनकर, और वह अपना घर जमीन जायदाद सब कुछ संभाल लेगी। सारी ज़िंदगी कष्ट उठाने के बाद शीतल की ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई थी। शालू भी रोज़ाना फ़ोन करके अपनी माँ का हालचाल पूछती थी। मौका मिलते ही अपनी माँ के साथ रहने के लिए भी आ जाती थी। काश इसी तरह सबके जीवन का कष्टों का अंत हो जाए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। आपका पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।